हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फीडबैक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फीडबैक क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज हम फीडबैक की इक्वेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फीडबैक का नेटवर्क किस तरह से बनाया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक एम्पलीफायर है, ये इसका इनपुट टर्मिनल है, ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ से कुछ इनपुट पर वोल्टेज दिया जाता है और यहाँ से आपको कुछ आउटपुट मिलता है। मान लेते हैं यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज दिया जा रहा है वो है VI, इसे मैं यहाँ पर VI से डिनोट कर देती हूँ। और जो आउटपुट हमें मिलता है मान लेते हैं वो है V0। ठीक है, अब ये तो हुआ एक जनरल एम्पलीफायर, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, फीडबैक के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हमें सर्किट के अंदर फीडबैक लगाना होगा। तो मान लेते हैं इसके आउटपुट का कुछ हिस्सा लेकर के हमने फीडबैक के अंदर अप्लाई कर दिया। यहाँ से हमने कुछ हिस्सा लेकर के फीडबैक के अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं इस एम्पलीफायर का गेन है A, यानी इस एम्पलीफायर का गेन, यानी हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, लब्धि या वोल्टेज गेन या वोल्टेज लब्धि। तो ये किसके बराबर है, A के बराबर है। तो A की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो V0 अपॉन VI। अब मैंने यहाँ से एक फीडबैक लेकर के इनपुट में लगाया है। मान लेते हैं इस फीडबैक का जो रेशियो है वो कितना है, बीटा। बीटा को हम क्या कहते हैं, फीडबैक रेशियो, या फिर हिंदी में हम कहते हैं प्रतीप अंतरण अनुपात, या फिर पुनर्निवेश अनुपात। तो इस तरह से हमने बीटा को डिफाइन किया। अब बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, बीटा की वैल्यू होगी, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर हमें VI मिला था और हमने कुछ फीडबैक लगाया, तो यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो जाएगा। कल भी हमने देखा था कि फिर यहाँ पर जो वोल्टेज आता है वो होता है VIF = VI ± V0। इसका क्या मतलब है कि फीडबैक को लगाने पर और इनपुट को, एक तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है और एक हमने क्या लगाया है, फीडबैक लगाया है, तो यहाँ पर जो सिग्नल आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी VIF। ये दोनों पर डिपेंड करता है कि हमारा फीडबैक जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है। उसके अकॉर्डिंग हमें VIF की वैल्यू या तो ज़्यादा मिलेगी या फिर कम मिलेगी, वो डिपेंड नहीं करता है। लेकिन सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हमने इसका नोटेशन बदल करके क्या लिख दिया, VIF। ये तो था V0, जब हमने सिर्फ VI लगाया था तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा था, V0। लेकिन अब हमने और एक्स्ट्रा वोल्टेज को ऐड कर दिया है ना, VIF, तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। तो जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी V0 तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू होगी VIF अपॉन V0 या फिर मैं कहूँ VF अपॉन V0, क्योंकि यहाँ से हम जो वोल्टेज लगा रहे हैं वो है हमारा VF या फिर फीडबैक वोल्टेज। ठीक है, और VF और VI मिलकर के क्या बन जाता है, VIF। तो ये जो बीटा है फीडबैक रेशियो, उसकी वैल्यू हो जाएगी VF अपॉन V0। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि इस फीडबैक का सर्किट कैसे बनाया जाए या उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले कुछ ऐसी विशेषताएं हमें ध्यान में रखनी होती है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हमें ध्यान में रखनी होती है फीडबैक लगाते टाइम। ठीक है, कि उस सर्किट में ऐसी क्या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जब हम उसमें फीडबैक को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें होता है वो होता है कि सर्किट के गेन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, नो चेंज इन गेन ऑफ सर्किट, कि हमारा जो मेन सर्किट है उसकी गेन में या उसकी लब्धि में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे फीडबैक से पहले अगर इसकी वैल्यू A थी तो फीडबैक के बाद भी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, A ही आनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके गेन में बदलाव नहीं होना चाहिए। बेसिकली गेन क्या होता है, गेन होता है हमारा V0 अपॉन VI या फिर V आउटपुट अपॉन V इनपुट का रेशियो।
तो आप भी मान लीजिए एक टाइम पर इसकी वैल्यू 5 आई, तो इस 5 का मतलब क्या होता है, जैसे a इज़ इक्वल टू 5 V0 अपॉन Vi, तो V0 इज़ इक्वल टू 5 Vi। कहने का मतलब क्या है, आप जितना भी इनपुट देंगे उसका 5 गुना आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो गेन सिर्फ आपका यही चीज़ बताता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, मान लीजिए आपने इनमें कोई चेंजेस कर दिए, V इनपुट की जगह VIF कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमने फीडबैक के साथ वाला वोल्टेज लगा दिया, तो कुछ हमें V0 डैश भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका जो गेन है वो 5 ही होना चाहिए। चाहे आप किसी भी तरह का वोल्टेज इनपुट पर दे रहे हैं, आउटपुट पर दे रहे हैं, लेकिन उनका जो रेशियो आए वो सेम आए, यानी इसकी कैपेसिटी में चेंजेस नहीं आने चाहिए। पहले अगर ये 5 गुना बढ़ा रहा था, एम्पलीफाई कर रहा था, तो अब भी उसे 5 टाइम्स ही एम्पलीफाई करना चाहिए। तो ये तो हुआ एक जनरल एग्जाम्पल। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है फीडबैक लगाने की, नो चेंज इन गेन, कि गेन में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा होता है कि फीडबैक को लगाने के बाद नो एक्स्ट्रा लोड इन सर्किट, कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं लगाना पड़े सर्किट में उस फीडबैक को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तीसरा पॉइंट होता है, थर्ड फोर्थ पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि जो भी हम V इनपुट लगा रहे हैं, है ना, V इनपुट, वो सिर्फ किस में से पास होना चाहिए, एम्पलीफायर में से पास होना चाहिए, उसे किसी और रास्ते नहीं जाना चाहिए। ये मैं आपको समझाऊंगी, पहले मैं दोनों पॉइंट लिख लेती हूँ। और जो VF लगा रही हूँ मैं, यानी कि V फीडबैक, उसे सिर्फ किस में से पास होना चाहिए, बीटा नेटवर्क में से पास होना चाहिए, दूसरी जगह से उसे नहीं जाना चाहिए। जैसे हम ये जो V इनपुट लगा रहे हैं ना बाहर से, उसे सिर्फ इस लाइन में से जाना चाहिए, इस सर्किट के पास, इस एम्पलीफायर के पास जाना चाहिए, उसे इस फीडबैक वाले नेटवर्क में नहीं आना चाहिए, वरना हमारा रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा VF है, उसे सिर्फ और सिर्फ बीटा नेटवर्क में से जाना चाहिए और उसके बाद अपने आगे वाले रास्ते पर जाना चाहिए, दूसरी किसी भी डायरेक्शन में उसे नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा रिज़ल्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये थी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक कि जब हम फीडबैक लगाएं तो किन किन कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखें। अब हम निकालेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ फीडबैक। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं VIF जो है वो VI प्लस माइनस VF होता है। अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस, ये डिपेंड करता है कि आपका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर हमने अभी अभी ये देखा था गेन इज़ इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। लेकिन हमने लास्ट में ये भी देखा था कि नो चेंज इन गेन, जब हम क्या लगा दें, फीडबैक लगा दें, तब भी उसके अंदर गेन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो फीडबैक लगाने के बाद हमारा फाइनल वोल्टेज क्या आ रहा है, V0 डैश, और हमारा इनिशियल वोल्टेज क्या आ रहा है, VIF। फीडबैक लगाने के बाद इनपुट पर VIF है, आउटपुट पर V0 डैश है, तो जो गेन होगा वो किसका रेशियो हो जाएगा, V0 डैश अपॉन VIF। तो तब भी ये A ही था, अब भी ये A है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। दूसरी चीज़, बीटा हमने किसके बराबर लिखा है, बीटा इज इक्वल टू VF अपॉन V0 डैश। अब ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके अंदर मैं यहाँ से VF की वैल्यू निकाल करके पुट कर देती हूँ। तो यहाँ से मुझे VF क्या मिलेगा, बीटा इंटू V0 डैश। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू अप्लाई करूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो VIF इज़ इक्वल टू VI प्लस माइनस बीटा V0 डैश। एक बार के लिए मैं सारी कैलकुलेशन पॉजिटिव फीडबैक को लेकर के कर रही हूँ ताकि मुझे ये दो सिंबल्स को हैंडल ना करना पड़े, तो इस नेगेटिव सिंबल को मैं हटा देती हूँ। तो मुझे VIF किसके बराबर मिला, VI प्लस बीटा V0 डैश। अब VIF की वैल्यू मैं यहाँ से अप्लाई करूँगी, ठीक है। यहाँ से मुझे VIF की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए VIF की वैल्यू मुझे मिलेगी VIF इज़ इक्वल टू V0 डैश अपॉन A। तो VF की जगह मैंने ये वैल्यू अप्लाई करी, VIF की जगह अब मैं ये वैल्यू अप्लाई करूँगी। तो V0 डैश अपॉन A इज़ इक्वल टू VI प्लस बीटा V0 डैश। अब ये A जो यहाँ डिवाइड में है उसे मल्टीप्लाई में सेंड कर देते हैं। V0 डैश इज़ इक्वल टू AVI प्लस A बीटा V0 डैश, ठीक है। अब इसके अंदर भी V0 डैश है, इसके अंदर भी V0 डैश है, इसे यहाँ नेगेटिव में भेज करके V0 डैश को कॉमन निकाल लेते हैं। तो V0 डैश इज़ इक्वल टू 1 माइनस A बीटा इज़ इक्वल टू
ए वी आई। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे वी नॉट डैश की वैल्यू मिलेगी। वी नॉट डैश इज़ इक्वल टू ए वी आई अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वी नॉट डैश क्या है, हमारा फाइनल आउटपुट। सब काम होने के बाद हमें फाइनली आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, वी नॉट डैश। और दूसरी टर्म है वी आई। वी आई किसके बराबर है, बिल्कुल इनिशियल इनपुट, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमने फीडबैक लगाया है नहीं लगाया, सबसे पहले वाली चीज़। देखिए पहले वी आई इनपुट था और वी नॉट आउटपुट था, फिर हमने फीडबैक लगा दिया तो वी आई एफ इनपुट हो गया और वी नॉट डैश आउटपुट हो गया, लेकिन वी आई तो अभी भी लगा हुआ है ना। तो वी नॉट डैश है हमारा फाइनल वाला आउटपुट और वी आई है हमारा सबसे इनिशियल वाला इनपुट। ठीक है, तो वी आई और वी नॉट डैश का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा गेन, लेकिन कैसा वाला, फीडबैक गेन। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे ए एफ इज़ इक्वल टू वी नॉट डैश यानी बिल्कुल फाइनल वाला आउटपुट अपॉन वी आई यानी बिल्कुल इनिशियल वाला इनपुट। क्योंकि ये सब तो हमने अंदर ही अंदर कनेक्शन किए हैं ना, बाहर से तो हम सिर्फ वी आई दे रहे हैं और बाहर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, वी नॉट डैश। तो अब आप कहेंगे कि हमने कहा था कि गेन चेंज नहीं होना चाहिए, तो गेन चेंज नहीं हुआ था। वी आई और वी नॉट का अनुपात वही था जो वी आई एफ और वी नॉट डैश का अनुपात था। तो ये दोनों आपस में जैसे रिलेटेड है, ये दोनों भी उसी तरह से रिलेटेड है। सर्किट का गेन चेंज, एम्पलीफायर का गेन चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर इस पूरे को मैं एक ब्लैक बॉक्स मान लूँ और पूरे सर्किट का गेन निकालने की कोशिश करूँ तो ये आएगा वी नॉट डैश अपॉन वी आई जो ए एफ के बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने ए एफ इज इक्वल टू वी नॉट डैश अपॉन वी आई निकाल लिया। अब इस इक्वेशन पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूं तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, वी नॉट डैश ऑलरेडी है, जो वी आई यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में है उसे मैं यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दूँ तो ये मुझे मिलेगा ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा के बराबर। यहाँ से मुझे ए फीडबैक लगाने के बाद फाइनल, बिल्कुल फाइनल वाला जो हमारा गेन आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। इसे ही हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ फीडबैक का व्यापक समीकरण। हमने फीडबैक के लिए एक जनरल इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम निकालेंगे इस इक्वेशन की कुछ कंडीशंस। तो सबसे पहली कंडीशन, इफ़ 1 माइनस ए बीटा इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर 1 माइनस ए बीटा 1 से बड़ा हो तो 1 में से कुछ घटाना है फिर भी वो 1 से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन सिर्फ़ और सिर्फ तभी हो सकती है जब ए बीटा की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बीटा की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 = 3 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर 1 माइनस ए बीटा ग्रेटर देन 1 है तो उसका ये मतलब होगा, इट इम्प्लाइज दैट ए बीटा इज़ नेगेटिव। और ए बीटा अगर नेगेटिव होगा तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। क्या कहा जाएगा, नेगेटिव फीडबैक। उस कंडीशन में ए एफ, ये देखिए ए एफ इज़ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा होता है। अब 1 माइनस ए बीटा 1 से बड़ा है, यानी ए को हमें 1 से बड़े किसी नंबर में डिवाइड करना है। तो ए को कुछ डिवाइड करने पर ए एफ मिल रहा है, तो दिखती सी बात है ए एफ की वैल्यू जो होगी विल बी लेस देन ए। आया समझ में। जैसे ए को मान लीजिए, अभी मैंने आपको एक थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन करके बताई कि मान लीजिए 1 माइनस ए बीटा की वैल्यू आई 3, तो ए की जो भी वैल्यू होगी उसको आपको 3 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, तब ए एफ मिलेगा। तो इससे सिंपल सी बात हमें ये समझ में आती है कि ए एफ इज़ लेस देन ए। इस सिचुएशन को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, यानी कि ऋणात्मक पुनर्निवेश। और नेगेटिव फीडबैक के लिए ए एफ जो होता है वो ए से कम होता है, यानी फीडबैक के बाद जो फाइनल गेन होता है वो हमारे सर्किट के गेन से हमेशा कम रहता है, तभी तो उसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हो गई, इफ़ 1 माइनस ए बीटा इज़ लेस देन 1। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं 1 में से किसी चीज़ को घटा रही हूँ तो वो वैल्यू 1 से छोटा ही आएगा।
तो इस कंडीशन में इट इम्प्लाइज़ दैट कि हमारा ए बीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए ए बीटा की वैल्यू अभी -2 की बजाय हमने मान ली +2, तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2 यानी -1 रिजल्ट आएगा, जो कि 1 से क्या है, छोटा है। तो इस सिचुएशन में हमारा ए बीटा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। जब ए बीटा पॉजिटिव है उसे हम पॉजिटिव फीडबैक या धनात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। अब इस कंडीशन में ए एफ की वैल्यू क्या होती है, तो ये देखिए, अगर ये टर्म 1 से कुछ छोटी है यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, तो आप किसी नंबर को 1 से छोटी डिजिट में जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू और ज़्यादा बड़ी आती है। जैसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ, 2 को अगर 0.5 से डिवाइड करना है या 0.2 से ही डिवाइड करना है, ये भी 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 20/2 यानी वैल्यू आएगी 10। तो आपकी वैल्यू 2 थी और रिज़ल्ट क्या आया, 10, यानी आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस कंडीशन में ए एफ जो होगा वो ए से बड़ा होगा, यानी फीडबैक लगाने के बाद जो गेन आएगा वो फीडबैक से पहले वाले सर्किट के गेन से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी तरह से थर्ड कंडीशन, इफ़ 1 - a बीटा इज़ इक्वल टू 0, इस कंडीशन में 1 - a बीटा अगर 0 के बराबर है तो इससे ये नेगेटिव में है, इधर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा a बीटा इज़ इक्वल टू 1। इस कंडीशन में ए एफ के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये टर्म 0 हो गई 1 - a बीटा, तो आपको ए एफ कितना मिलेगा, इनफाइनाइट। तो इससे आपको समझ में आएगा ए एफ इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी अनंत लब्धि का आपको क्या मिलेगा, सर्किट मिलेगा। ये एक स्पेशल केस है जो कि ऑसिलेटर्स में यूज़ किया जाता है। इस कंडीशन को हम दोलित्र में या फिर ऑसिलेटर्स में यूज़ करते हैं, जिसमें हमें इनपुट कम से कम देना पड़े लेकिन आउटपुट जो हो जाए वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हो जाए। तो ये कंडीशन यही हो जाती है जब आपको 0 इनपुट पर, क्योंकि ए एफ किसकी वैल्यू होती है, ये देखिए, ए एफ अभी हमने क्या निकाला था, ए एफ हमने निकाला था a/V0 क्या निकाला था, V0 इसका क्या मतलब है, अगर ये इनफाइनाइट हो गया यानी Vi क्या हो गया, 0, यानी हमें कोई भी बाहर से इनपुट ना लगाना पड़े लेकिन आउटपुट हमेशा मैक्सिमम मिलता रहे। ये सिचुएशन हम किस में यूज़ करते हैं, ऑसिलेटर्स में यूज़ करते हैं, और ये इसकी थर्ड कंडीशन है। अब आगे के वीडियोज़ में हम फीडबैक और उसके इफ़ेक्ट्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।